आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महासंग्राम की बात करने वाले हैं जिसकी गूंज आज भी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में महसूस की जा सकती है। 16वीं सदी का वो दौर जब एक तरफ था लगातार फैलता हुआ विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ अपनी आज़ादी के लिए डटकर खड़ा मेवाड़। तो चलिए शौर्य, अदम्य साहस और कुछ बेहद चौंकाने वाली रणनीतियों की इस ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाते हैं। अच्छा, बचपन से हमने इतिहास की किताबों में क्या पढ़ा है? यही ना कि 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हुआ था? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम उन रणनीतियों को समझेंगे, उन मशहूर लोक कथाओं की सच्चाई जानेंगे और हाल ही में सामने आए उन ऐतिहासिक शोधों पर भी बात करेंगे जो इस पूरी कहानी को एकदम नया नजरिया देते हैं। सबसे पहले जरा उस जगह की कल्पना कीजिए जहां ये सब हुआ। हल्दी घाटी, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में छिपा एक बेहद संकरा और घुमावदार दर्रा। जानते हैं इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह पीला है। अब देखिए, ये कोई खुला मैदान नहीं था, ये एक ऐसा प्राकृतिक चोक पॉइंट था जो एक छोटी सेना के लिए एक विशाल सेना को रोकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। तो चलिए देखते हैं कि कूटनीति के नाकाम होने के बाद ये दो महाशक्तियां आमने सामने कैसे आईं। कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। लेकिन जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। ये मुकाबला किसी भी एंगल से बराबरी का नहीं था। एक तरफ थी मेवाड़ की सेना, जिसमें बमुश्किल 3000 घुड़सवार और करीब 400 भील तीरंदाज थे, और दूसरी तरफ राजा मान सिंह के नेतृत्व में खड़ी 10,000 सैनिकों वाली एक विशाल और बेहद प्रशिक्षित मुगल सेना। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई छोटी सी नाव किसी बड़े तूफान का सामना कर रही हो। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 18 जून 1576, जब हल्दी घाटी में असली महासंग्राम शुरू हुआ। सुबह सुबह सूरज निकलने के कुछ ही घंटों बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रताप की अग्रिम पंक्ति ने इतनी फुर्ती से अचानक हमला किया कि मुगलों की शुरुआती लाइनें पूरी तरह बिखर गईं। वहां इतनी अफरा तफरी मची थी कि मानो खून के दो समंदर आपस में टकरा गए हों। और इसी घमासान के बीच आता है वो मशहूर पल जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगलों के सेनापति राजा मान सिंह तक पहुंच गए, जो उस वक्त एक हाथी पर सवार थे। सोचिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, यहां सेनापति खुद अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। लेकिन इस युद्ध में कौन किसके साथ खड़ा था, ये जानना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। अक्सर हम इस युद्ध को एक हिंदू मुस्लिम या धार्मिक संघर्ष की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि मेवाड़ की सेना में गजब की विविधता थी। प्रताप की सेना के सबसे आगे की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान सूर, जो कि एक अफगान मुस्लिम थे। और साथ ही राणा पूंजा भील ने अपने स्वदेशी भीड़ योद्धाओं के साथ एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जंगल और पहाड़ों की चप्पे चप्पे की उनकी समझ ने मेवाड़ की सेना को एक जबरदस्त ताकत दी। तो असल में ये अपनी आज़ादी और मातृभूमि को बचाने के लिए बना एक ऐसा गठबंधन था जो हर तरह के भेदभाव से बहुत ऊपर था। अब युद्ध इतना बड़ा था तो जाहिर है इसके साथ कई किंवदंतियां और कहानियां भी जुड़ गईं। तो चलिए मिथक और वास्तविकता के बीच के फर्क को समझते हैं। एक सवाल जो आपने भी शायद बहुत बार सुना होगा, क्या महाराणा प्रताप सच में 350 किलो का भाला, तलवार और कवच पहनकर लड़ते थे? लोक कथाओं में तो उन्हें अक्सर 7 फीट से भी ज्यादा लंबा और अलौकिक शक्तियों वाले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। तो सच क्या है? ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण हमें बताते हैं कि ये बातें पूरी तरह से सच नहीं हैं। दरअसल 17वीं और 18वीं सदी में जब राजपूत एक बहुत बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रहे थे, तब जेम्स टॉड जैसे लेखकों और स्थानीय कवियों ने इन कहानियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसका मकसद एकदम साफ था, लोगों के बीच वीरता और पौरुष का एक ऐसा आदर्श खड़ा करना जो उन्हें मुश्किल वक्त में प्रेरणा दे सके। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रताप वीर नहीं थे। उनकी असली बहादुरी ही इतनी महान थी कि वक्त के साथ वो एक महामानव जैसी छवि में बदल गई। लेकिन सच कहूं तो हल्दी घाटी की जो असलियत है ना, वो किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। जब युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए थे, तब उनके एक सरदार बीदा झाला ने जो किया वो आज भी अकल्पनीय लगता है। उन्होंने दुश्मनों को धोखा देने के लिए महाराणा का शाही छत्र खुद पहन लिया और ऐलान कर दिया कि वही राणा है। इससे मुगल सेना का ध्यान भटक गया और घायल प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का कीमती वक्त मिल गया। इस कोशिश में बीदा झाला और उनके 350 सैनिकों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। और हाँ, इस युद्ध का जिक्र चेतक के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता।
नीले घोड़े के नाम से मशहूर चेतक खुद बहुत बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने महाराणा को युद्ध के मैदान से मीलों दूर एक सुरक्षित जगह तक ले गया। और जब उसे लगा कि उसका स्वामी अब सुरक्षित है, तभी उस वफादार जानवर ने अपने प्राण त्यागे। ये कहानी आज भी हमें भावुक कर देती है, और यही वजह है कि चेतक वफादारी और प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बन गया है। तो क्या हल्दी घाटी के इस मैदान को छोड़ने के साथ ही सब खत्म हो गया? जी नहीं, यहीं से शुरू होता है गुरिल्ला युद्ध और मेवाड़ का शानदार पुनरुत्थान। देखिए, प्रताप की असली सैन्य प्रतिभा अब उभरकर सामने आई। मैदाने जंग से निकलकर उन्होंने अरावली की कठोर और दुर्गम पहाड़ियों को अपना हथियार बनाया। भील समुदाय की मदद से, जिन्हें उन जंगलों का चप्पा चप्पा मालूम था, प्रताप की सेना ने मुगलों पर अचानक हिट एंड रन हमले शुरू कर दिए। वो पलक झपकते ही हमला करते और इससे पहले कि मुगल सैनिक संभल पाते या उनकी कोई मदद आ पाती, वो वापस जंगलों में गायब हो जाते। इस एक रणनीति ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को पूरी तरह से थका कर रख दिया। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने आज के इतिहासकारों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। असली विजेता कौन था? सदियों से हमें यही बताया गया कि हल्दी घाटी में मेवाड़ की हार हुई थी, लेकिन हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की एक रिपोर्ट और फारसी दस्तावेजों के नए सिरे से किए गए अध्ययन ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। इन शोधों के अनुसार हल्दी घाटी से प्रताप का पीछे हटना कोई हार या आत्मसमर्पण नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी रणनीतिक वापसी थी। मुगलों को उन संकरी पहाड़ियों के भीतर खींचने की एक चाल जहां मेवाड़ की सेना भारी पड़ सकती थी। मुगलों ने उस दिन मैदान पर कब्जा जरूर किया, लेकिन वो न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ को झुका सके। अगर आप इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1576 में हल्दी घाटी से वो रणनीतिक वापसी महज एक शुरुआत थी। इसके ठीक कुछ साल बाद 1582 में दिवेर की युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों पर एक निर्णायक और शानदार जीत हासिल की। 1585 आते आते उन्होंने चावंड में अपनी नई राजधानी भी बसा ली थी, और 1597 में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो मेवाड़ के ज्यादातर हिस्सों को मुगलों से आजाद करवा चुके थे। ये एक रणनीतिक मास्टरमाइंड की बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो अंत में एक विचार मैं आपके सामने छोड़ना चाहूंगा। किसी भी युद्ध में जीत को आप कैसे मापते हैं? क्या सिर्फ इस बात से कि सूर्यास्त के समय मैदान पर किसका कब्जा था, या फिर इस बात से कि कौन उस विशाल साम्राज्य के सामने सीना ताने खड़ा रहा और आखिर तक हार नहीं मानी? हल्दी घाटी सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं थी। ये आज़ादी की वो आग थी जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो अब आप खुद तय कीजिए, हल्दी घाटी में असल में जीत किसकी हुई?